नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे थे हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट सभी साथी लाइव जुड़ जाइए और उसके बाद आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फटाफट आप बता दीजिए, मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक क्लियर पहुंच रही है, सब कुछ बेहतर है। तो आज के इस बेहतरीन सेशन की आप शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है सभी को भाई गुड इवनिंग। एक बार आप बस ये बता दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर है। तो इस प्यारे से बेहतरीन सेशन की आप शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। चलिए जी, देखो जी, कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप जाकर कल की क्लास को जरूर देखिए। और कल जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल हम इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, रुचिका गुड इवनिंग, सोनिया शर्मा गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, ठीक है भाई। उसके बाद चलो जी, ये एनएम वगैरह के बारे में ये सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी भाई, अपन शुरुआत करते हैं और कल जहां से छोड़ा था वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। देखो 30 दिसंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना का जो शुभारंभ है ये कहां से हुआ था। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, ये योजना कल भी मैं बता के गया था। इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? करनाल से, ठीक है। देखो जी 30 दिसंबर 2017 लिख रखा है, कहीं पर आपको ये डेट है ये जनवरी 2018 भी लिखा मिल सकता है। तो इसकी जो घोषणा है वो हो चुकी थी कब? 2017 में। और इस योजना को लागू किया जाता है कब? 2018 जनवरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? करनाल, और करनाल के जो पंधारा करके शायद एक गांव रहेगा, इसी गांव से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। अब बात आती है भावांतर भरपाई योजना है, इसके मतलब इस स्कीम में क्या चीजें थी? तो आप कहेंगे सर इसमें हमारे पास सब्जी और फसलों के बीमा से ये संबंधित रहेगी। किससे? सब्जी और जो हमारे पास अन्य फसल है उनसे संबंधित रहेंगी। और इस स्कीम के तहत आपसे पूछ ले भाई साहब हमारी कितनी फसलें शामिल की गई थी, तो आप मेरे प्यारे साथियों आंसर करेंगे 19 फसलें इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई थी। कितनी फसलें? तो कुल 19 फसलें हैं, ये इस योजना में क्या की गई थी? शामिल की गई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे एक योजना आती है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। कौन सी योजना? तो आप कहेंगे हरियाणा पशुधन बीमा योजना। और देखो हरियाणा पशुधन बीमा योजना की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों 19 जुलाई 2016 को, ना सॉरी 29 जुलाई 2016 को यह योजना लागू की जाती है। और ध्यान रखेंगे इस योजना को जो लागू किया गया था वो झज्जर से लागू किया गया था। कहां से? झज्जर से। और तत्कालीन हमारे पशुपालन और कृषि मंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश धनखड़। लेकिन ध्यान रखेंगे इस समय पे वर्तमान में हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री है कौन? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, जो कोई लोहारू विधानसभा सीट से आते हैं। और लोहारू विधानसभा सीट है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट रहेगी। अब देखो ये जो पशुधन बीमा योजना है इसमें क्या था? तो आप कहेंगे सर ये पशुओं के बीमे से संबंधित थी। पशुओं का क्या किया गया है? इसमें बीमा किया गया है। और ध्यान रखेंगे पशुओं का बीमा, कितने पशुओं का? तो 7 पशुओं को इसमें शामिल किया। और वो 7 पशु कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे सर गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया और ऊंट हो गया, ठीक है। ये 4 पशु, और जिनकी ध्यान रखेंगे बीमा कराने की जो फीस है वो रहेगी कितनी? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए, 100 रुपए। और दूसरी कैटेगरी आपने भेड़ का नाम सुना होगा ना, भेड़ हो गया, बकरी हो गया और सुअर हो गया। अगर आप इसका बीमा कराते हो तो ये आपका 25 रुपए में बीमा होगा। उसके बाद बात आती है बीमा की अवधि कितनी होगी? तो ये जो बीमा की जो अवधि है ये आपकी होगी 3 साल की। एक बार आपने बीमा कराया वो 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, 3 साल उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये जो हरियाणा पशुधन बीमा योजना है 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से शुरुआत की जाती है, जिसमें 7 पशुओं को शामिल किया गया। 4 पशु है उनमें कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4 पशु हैं उसमें 100 रुपए, और इसके अलावा हमारे पास 25 रुपए। बीमा की अवधि है वो आपकी कितनी रहने वाली है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अवधि रहेगी कितने साल की? तो आप कहेंगे सर बीमा की अवधि थी कितने साल की? 3 साल की। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये जो बीमा है ये एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये बीमा आपका कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर फ्री रहेगा। देखो आज जो मैं चीजें ये बता रहा हूं जैसा कि मैं कल आपसे बता के गया था कि 10 मिनट तक इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। आपने पता है कि भाई जो हरियाणा की वेलफेयर योजना है उनके बारे में पूछा जाएगा, तो हम आज कुछ वेलफेयर योजना करते हैं और डेली में आपको वेलफेयर योजना इन्हीं क्वेश्चनों के जरिए कराने का काम करूंगा, ठीक है मेरे भाई। देखो जी दूसरी आपको पता है जी एक योजना आई थी जिसका नाम होगा सक्षम योजना।
सक्षम योजना की शुरुआत आपसे पूछ लेगा कब हुई थी, 2016 को हुई थी। और मेरे प्यारे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत क्या था, तो आप कहेंगे सर जो बेरोजगार है उन बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, इसमें बेरोजगारी भत्ता। अब बात आती है कि इसमें कौन एनरोल करा सकता है, जिसकी आयु अगर 21 वर्ष हो चुकी है और मैक्सिमम 35 वर्ष तक है, इस मुहिम का लाभ उठाया जा सकता है। और ध्यान रखेंगे इस मुहिम के अंतर्गत कम से कम 100 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। कितने घंटे, तो आप कहेंगे जो कार्य है वो आपका कितने घंटे का हो जाएगा, 100 घंटे का कार्य यहां पर आपका रहने वाला है महीने में, एक महीने में 100 घंटे कार्य। अब एक योजना आती है तीर्थ दर्शन योजना, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। तीर्थ दर्शन योजना की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये योजना 6 मार्च 2017 को, कब है तो ध्यान रखेंगे 6 मार्च 2017 को इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। तीर्थ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई तीर्थ का मतलब है जो हमारे पवित्र स्थल है उन्हीं का क्या कराया जाएगा, तो उन्हीं को मतलब कि दिखाया जाएगा, पवित्र स्थलों की सैर कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार है, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है, क्या, तो आप कहेंगे सर 60 साल से अगर किसी की अधिक उम्र है तो उसकी क्या की जाएगी, तो तीर्थ यात्रा है वो हरियाणा सरकार फ्री में कराने का काम करेगी। तीर्थ यात्रा क्या कराएगी, फ्री कराएगी। कौन सी योजना के तहत, तो आप मेरे प्यारे साथियों कहेंगे तीर्थ दर्शन योजना के तहत, ठीक है। एक दीनदयाल जन आवास योजना आई थी, कौन सी योजना आई थी, तो आप कहेंगे सर दीनदयाल जन आवास योजना। और जो दीनदयाल जन आवास योजना है तो मेरे भाई ये आपकी कब लागू हुई थी, तो आप कहेंगे सर अगस्त का महीना था और बात 2017 की थी। अगस्त का महीना 2017 में दीनदयाल जन आवास, आवास से आपको पता ही है जी, आवास से संबंधित होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये हमारे जो शहरों की कॉलोनी है उन्हीं के आवास से संबंधित है, ये आपकी क्या हो जाएगी, योजना हो जाएगी, ठीक है। एक आई थी अरावली परियोजना, कौन सी परियोजना, तो आप कहेंगे सर अरावली परियोजना, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका HSC TGT में पूछा गया था। अरावली जो परियोजना है ये किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है या दोनों के अंतर्गत आती है, तो ये जो परियोजना है ये राज्य सरकार की परियोजना रहेगी। और ध्यान रखेंगे 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने की क्या की गई थी, बात की गई थी, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बात आती है इंद्रधनुष योजना, कौन सी योजना आती है हरियाणा सरकार की, तो आप कहेंगे सर इंद्रधनुष योजना, ठीक है। इंद्रधनुष योजना की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे ये योजना आई थी 2018 में, कब आई थी, 2018 में। इसमें वैक्सीनेशन था, यानी कि टीकाकरण से संबंधित रहेगी, किससे संबंधित रहेगी, बस इतना सा याद रख लोगे काम चल जाएगा, टीकाकरण से संबंधित रहेगी। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं, टीकाकरण से संबंधित रहेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत होती है वो हरियाणा में मेवात जिले से होती है। किस जिले से होती है, मेवात जिले से इसको शुरू किया जाता है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे साथियों आप ध्यान रखेंगे 15 जिलों में इसको लागू किया गया था। शुरुआती दौर में कितने जिलों में इसको लागू किया गया था, तो ये हरियाणा के 15 जिलों में लागू हुई थी। कौन सी योजना, तो ये आपके पास इंद्रधनुष योजना। उसके बाद एक आती है सखी योजना, ठीक है, सखी योजना। तो सखी योजना की जो शुरुआत है ये कहां से हुई थी, तो आप कहेंगे सर सखी योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में और इस योजना की शुरुआत हुई थी करनाल से। अब सखी से आप समझ जाएंगे मित्र, ठीक है, जो भी राज्य में पीड़ित महिलाएं हैं उनसे संबंधित रहेगी, पीड़ित महिलाओं से संबंधित ये योजना रहेगी। और इस योजना का क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर सखी योजना, ठीक है। देखो जी हरियाणा की वेलफेयर योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हम एक साथ करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आती है हुनर से रोजगार, हुनर से रोजगार योजना। अब देखो इस योजना की डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे, हुनर से जो रोजगार योजना इसका केवल इतना पूछा जाएगा ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है उसी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। कौन से, हुनर योजना, हुनर से रोजगार योजना, ठीक है जी। HTC हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन विभाग के द्वारा इसको शुरू करने का काम किया गया था। तो देखो आपने आज क्या देखा, सखी योजना 2015 करनाल से पीड़ित महिलाओं के लिए, हुनर से रोजगार HTC के द्वारा, इंद्रधनुष योजना 2018 टीकाकरण मेवात जिले से शुरुआत की गई थी, 15 जिलों में लागू थी। उसके बाद सक्षम योजना 2016 बेरोजगारी भत्ता, 21 से 35 वर्ष के आयु के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, मिनिमम 100 घंटे कार्य करना पड़ेगा। तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 को 60 साल से अधिक जो लोग हैं उनके मतलब आयु के
लोगों को तीर्थ यात्रा फ्री। उसके बाद दीनदयाल जन आवास योजना अगस्त 2017 में। अरावली जो आपकी परियोजना है ये 1990 में आई थी। और उसके बाद हमने योजना पढ़ी पशुधन बीमा योजना, जो कि झज्जर से शुरू की गई थी। 7 पशुओं को इसमें शामिल किया गया था। उन 7 पशुओं को 2 कैटेगरी में हमने बांटा। बीमा की अवधि 3 साल की, SC ST का बीमा फ्री रहेगा। और उसके बाद ये जो भावांतर भरपाई योजना है, इसके तहत हमारी 19 फसलों को शामिल किया गया, जो कि पंधारा या गंगारा करनाल से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है भाई, तो ये जो मैंने अभी अभी बताया है, ये बड़े बेहतरीन, बड़े लाजवाब जो क्वेश्चन है, ये आपके रहने वाले हैं। डेली एक क्वेश्चन हम इस प्रकार का करेंगे और मैं गारंटी देता हूं आपके पेपर में एक क्वेश्चन वेलफेयर योजना से जरूर पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन कौन सा पूछा जाए ये नहीं पता, लेकिन आपने हमारी सारी क्लास देख ली तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। चलिए जी आगे। उसके बाद आगे बात आती है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सखी केंद्र है, ये कहां पर स्थित रहेगा। देखो मेरे भाई, सखी केंद्र की अगर आपको बात करें तो अभी आपने देखा कि सखी योजना जो कि आपकी पीड़ित महिलाओं से संबंधित होगी, 2015 में करनाल से शुरुआत की गई थी। अब देखो शुरुआती दौर में 7 केंद्र स्थापित किए गए थे। अब वो 7 केंद्र कहां कहां पर हरियाणा में स्थापित किए गए। अब देखो सबसे पहला जो केंद्र स्थापित किया गया था वो आपका करनाल में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, एक केंद्र आपका गुरुग्राम जिले में रहेगा, एक केंद्र आपका फरीदाबाद जिले में रहेगा, एक केंद्र आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, एक ध्यान रखेंगे महेंद्रगढ़ में ना होके नारनौल में स्थित है। कहां पर? नारनौल में। उसके बाद एक केंद्र आपका भिवानी में स्थित रहेगा और एक केंद्र आपका हिसार जिले में स्थित हो जाएगा। तो ये जो सखी केंद्र है ये हरियाणा में 7 रहेंगे और 7 जिले मैंने लिख दिए, 6 जिले अलग से और एक आपका ऑप्शन में। अब आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि यहां पर इनमें से कोई भी जिला आपका ऑप्शन में नहीं है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके ये जो 7 जिले हैं इनमें से कोई एक मिलेगा या 3 मिलेंगे, तो उसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद महर्षि वेदव्यास का आश्रम कहां पर स्थित है। तो प्यारे प्यारे साथियों, मैं इस क्वेश्चन को करा के गया था तो उस समय हमने तकरीबन जो हमारे ऋषि है उनकी तपोभूमि को देखने का काम किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका वहां पर रिवीजन हो जाएगा। देखो जी, महर्षि वेदव्यास ऋषि की बात करें तो वनस्थली में रहेगा। यहां पर इसने ऑप्शन में करनाल डाल रखा है, लेकिन भाई साहब एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे, वनस्थली आपका कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लेकिन ये पेपर में पूछा गया था तो एक बार करनाल से भी पूछा गया था। तो महर्षि वेदव्यास ऋषि का जो आश्रम है वो आपको प्रायोरिटी देनी है कुरुक्षेत्र को, लेकिन कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो करनाल को, और दोनों ही ऑप्शन में हो तो कुरुक्षेत्र को HSC सही मानेगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, एक ऋषि आते हैं जिसका नाम होगा पराशर ऋषि। और ये जो पराशर ऋषि हुए हैं मेरे भाई, ये महर्षि वेदव्यास के पिताजी हुए हैं। ठीक है, और पराशर ऋषि है, इसका आश्रम आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर हमने एक नाम सुना है और उसका नाम रहेगा बहलोलपुर, और ये जो बहलोलपुर है ये आपका करनाल जिले में रहेगा। उसके बाद भाई ये हरियाणा में एक ऋषि हुए हैं जिसका नाम है गौतम ऋषि, और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ध्यान रखेंगे गौतम ऋषि का गोंदर में रहेगा। कहां पर रहेगा? गोंदर करनाल में रहेगा। उसके बाद एक आते हैं आपके दधीची ऋषि। कौन से ऋषि? दधीची ऋषि आते हैं, और दधीची ऋषि से क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दधीची ऋषि से अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाएगा 68 संगमों का तीर्थ है, 68 संगमों का क्या पूछा जाएगा? तो प्यारे प्यारे साथियों तीर्थ पूछा जाएगा, जो कि आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारा जींद में रहेगा। ठीक है, और जींद में भी वो गांव पूछ लिया जाए तो उस गांव का नाम रहेगा होट गांव। ठीक है भाई, तो दधीची ऋषि है, इनका संबंध जींद के होट गांव से संबंधित है, और दधीची ऋषि की तपोभूमि उसको 68 संगमों का तीर्थ कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन प्यारा सा बनता है, और यहां से देखो मैं कंफ्यूज तो रहने ही नहीं दूंगा आपको। 360 संगमों का तीर्थ आपसे हरियाणा में पूछ लिया जाए, 360 संगमों का तीर्थ आपसे हरियाणा में पूछ लिया जाए, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों वो रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में। 360 संगमों का तीर्थ कहां पर रहेगा? तो वो आपका कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसको 68 संगमों का तीर्थ क्यों कहा जाता है? तो बताया यह जाता है कि एक बार एक राक्षस को मारना था, और जो
भगवान देवता इंद्र थे, भगवान इंद्र थे, ठीक है। तो उसी को लोगों ने बताया, मतलब उस समय पे देवताओं ने बताया कि इस राक्षस को तभी मारा जा सकता है, एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है, और वो अस्त्र है दधीचि ऋषि की अस्थि। अगर दधीचि ऋषि की अस्थि आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, उस राक्षस को मार सकते हो। ये चीजें किसको बताई गई, भगवान इंद्र को। अब भगवान इंद्र पहुंचते हैं होट गांव जींद में, और यहां पर दधीचि ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। तो वो दधीचि ऋषि से उनकी जो अस्थियां हैं वो मांगने का आग्रह करते हैं। तो दधीचि ऋषि ने अपनी एक शर्त रखी कि भाई एक शर्त हमारी, और ये जो शर्त अगर आप मान लेते हो तो इस शर्त के बाद मैं अपना जो प्राण है उसको त्यागने का काम करूंगा। अब वो शर्त क्या रखी गई, शर्त ये रखी जाती है कि आप 68 कुओं का पानी मेरे को लाके दीजिए, मैं स्नान करना चाहता हूं 68 कुओं के पानी से। और बताया यह जाता है कि जो दधीचि ऋषि है उसके द्वारा 68 कुओं के पानी से इस स्थान पर क्या किया जाता है, तो यहां पर स्नान किया जाता है, और तभी से इस स्थान का नाम हो जाता है 68 संगमों का तीर्थ, ठीक है। तो दधीचि ऋषि का आश्रम या 68 संगमों का तीर्थ आपका जींद में रहेगा। एक आपके पास उदलग ऋषि आते हैं, कौन से ऋषि, तो आप कहेंगे सर उदलग ऋषि तो आपने श्याणा गांव महेंद्रगढ़ से बताया था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक आते हैं हमारे पास चौवन ऋषि। अब देखो चौवन ऋषि के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये डोसी की पहाड़ी से संबंधित होंगे, ठीक है। डोसी की पहाड़ी आपकी नारनौल में स्थित रहेगी, 652 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली है। अरावली की जो पहाड़ी है हरियाणा में, उसकी अधिकतम ऊंचाई डोसी की पहाड़ी पर देखने को मिलती है। उसके बाद आगे बात आती है, एक हमारे ऋषि रहेंगे जिसका नाम रहेगा विशिष्ट ऋषि, कौन से, वशिष्ठ ऋषि। और इसका जो संबंध है मेरे प्यारे प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में भी जगह ध्यान रखेंगे पेहोवा से संबंधित रहेगा। और एक आपके विश्वमित्र या वसुमित्र के नाम से क्या आते हैं, ऋषि आते हैं, इनका संबंध भी कहां से रहेगा, कुरुक्षेत्र से। एक आपके भगवान परशुराम, ठीक है। हरियाणा में भगवान परशुराम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, किसके बारे में, परशुराम के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे रामराय गांव से संबंधित हो जाएंगे। किस गांव से, रामराय गांव जींद से संबंध हो जाएगा किसका, तो वो भगवान आपके परशुराम हो जाएंगे। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा में 50 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा। बागवानी विश्वविद्यालय है यह आपका कहां पर खोलने की बात की गई है, तो आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए जी, देखो भाई अब बात कर लेते हैं कि भाई हरियाणा में जो 50 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय है ये आपका कहां पर खोला जा रहा है। तो देखो जी, बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये महाराणा प्रताप के नाम से, किसके नाम से रहने वाला है, तो आप कहेंगे सर ये महाराणा प्रताप के नाम से रहेगा। देखो जी, किसके नाम से है ये बागवानी विश्वविद्यालय, तो आप कहेंगे सर महाराणा प्रताप के नाम से, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान रखना है।
और ये जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है ये आपका 2016 में उद्घाटन किया गया था। और ध्यान रखेंगे ये आपका कहां पर रहेगा, वो प्रॉपर जगह अंजसथली का नाम, किसका नाम, अंजसथली का नाम, जो कि आपके करनाल जिले में आती है। और ध्यान रखेंगे इसका जो उद्घाटन किया गया था वो हमारे तत्कालीन, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था हमारे तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री, ठीक है, केंद्रीय जो आपके कृषि मंत्री रहने वाले हैं जिसका नाम है राधा मोहन सिंह। क्या नाम रहेगा, राधा मोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद बात आता है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से क्या संस्था रहेगी, हेल्थ साइंस, ठीक है। ये जो आपका हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट है ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर कुटेल गांव में रहेगा, करनाल में, निर्माणाधीन है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आपसे गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ ले तो ये गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी, 1995 में, कहां पर रहेगी, तो आप कहेंगे सर जींद में रहेगी। इसी प्रकार से ताऊ देवीलाल के नाम से विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो ये आपका कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। कब स्थापित हुआ था, 2003 में स्थापित हुआ था। लेकिन ध्यान रखेंगे मैंने जो हमारे ताऊ देवीलाल हुए उसकी मृत्यु आपसे बताई थी, और उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर उसकी मृत्यु 2001 में हुई थी और उसके समाधि को संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। देवीलाल का जन्म 1914 में हुआ था, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है बंसीलाल, ठीक है, और ये जो चौधरी बंसीलाल के नाम से विश्वविद्यालय रहेगा ये आपका 2014 में स्थापित हुआ था। कहां पर रहेगा, भिवानी में। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे इनके नाम से विश्वविद्यालय हम पढ़ रहे हैं। बंसीलाल का जन्म 1927 में हुआ था, गोलागढ़ भिवानी में हुआ था, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारे पास आएगा एक चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चौधरी रणबीर सिंह यानी कि CRSU, और ये जो CRSU है ये आपकी कहां पर रहेगी, तो आप कहेंगे सर ये जींद में रहेगी। कहां पर, जींद में। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 2014 में हुई थी। कब हुई थी, 2014 में। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी नहीं था तो उस समय पर ये एक रीजनल सेंटर हुआ करता था। और ये किसका रीजनल सेंटर था, तो ये किसका रीजनल सेंटर था, तो आप कहेंगे सर ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। ये 2007 में क्या बना था, रीजनल सेंटर बना था, CRSU, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी आती है YMCA करके, और ये जो YMCA यूनिवर्सिटी है ये आपकी कहां पर रहेगी, तो प्यारे साथियों आप कहेंगे सर ये फरीदाबाद में स्थित रहेगी और 2006 में स्थापित हुई थी, 2006 में स्थापित हुई थी। इसकी खास बात यह है कि 2018 में इसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र बसु कर दिया गया है, जगदीश चंद्र बसु के नाम पे कर दिया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे YMCA विश्वविद्यालय के बारे में। इसी प्रकार से हमारे पास है एक भगत फूल सिंह के नाम से महिला विश्वविद्यालय आता है। देखो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, महिला विश्वविद्यालय। और ये जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ये आपका खानपुर कला गांव में रहेगा। कहां पर है, खानपुर कला गांव। और ये गांव आपका किस जिले में पड़ता है, तो आप कहेंगे सर सोनीपत जिले में। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे इस खानपुर कला गांव में, सोनीपत में, ये यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 2006 में। ध्यान रखेंगे भगत फूल सिंह है, ये जो भगत फूल सिंह है इस भगत फूल सिंह की जो बेटियां थी, ठीक है, उसी ने इसको आगे बढ़ाया था। भगत फूल सिंह ने तो केवल एक कन्या गुरुकुल की शुरुआत की थी। क्या किया था, तो भगत फूल सिंह एक व्यक्ति थे जिसके द्वारा कन्या गुरुकुल की शुरुआत की गई थी। और ये जो कन्या गुरुकुल है इसकी शुरुआत की जाती है 1936 में। कब, 1936 में। और ध्यान रखेंगे ये 2006 में क्या बनी, यूनिवर्सिटी बनी, कन्या भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी बेटियां थी, उन्होंने इस स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया था, जो अब बन चुका है हमारा विश्वविद्यालय। इसके अलावा ध्यान रखेंगे MDU यूनिवर्सिटी के बारे में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 में हुई थी। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना होती है रोहतक विश्वविद्यालय के नाम पर। किसके नाम पर, रोहतक विश्वविद्यालय के नाम पर। और मेरे प्यारे साथियों आपको क्या ध्यान रखना है कि रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से 1976 में स्थापना हुई, लेकिन इसका नाम MDU कब रखा गया, तो ध्यान रखेंगे रोहतक विश्वविद्यालय का नाम 1977 में क्या कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे MDU कर दिया जाता है। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये जो MDU यूनिवर्सिटी है ये अपने हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका अपना खुद का अंतरराष्ट्रीय सतह का खेल परिसर रहेगा। ये क्वेश्चन HSSC TGT में पूछा गया था,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपकी आती है किसके नाम से, तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को, ठीक है, 2 फरवरी 1970 को। लेकिन ध्यान रखेंगे किसके सहयोग से स्थापना की गई थी, और यह सहयोग था किसका, पंजाब विश्वविद्यालय का। किसका, पंजाब विश्वविद्यालय का यह सहयोग था। देखो मैंने ये चीज बार बार पढ़ाई, लेकिन स्टूडेंट ने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और टीजीटी में यही क्वेश्चन छपा था कि भाई जो हमारा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको हम पंजाब विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, या फिर ऐसा कुछ था कि पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोग से उसकी स्थापना की गई थी, तो वो CCHAU। अब बात आती है कि जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय पे इसका नाम होता था क्या, तो आप कहेंगे जो स्थापना के समय पर इसका नाम क्या था, स्थापना के समय पे इसका नाम था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन आगे लग गया इसका चौधरी चरण सिंह। ये कब लगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ध्यान रखेंगे इसके नाम के आगे जो चौधरी चरण सिंह है ये 1991 में लगा था। अब चौधरी चरण सिंह कौन हुए हैं, तो ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं। कृषि नेता के रूप में भारत में इसकी छवि हुई है, तो ये 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर क्या रहेगा, ये विश्वविद्यालय मेरे भाई साहब रहेगा, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे विश्वविद्यालय मैंने बताए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जानते होंगे, 2009 में स्थापना हुई थी जयंतपाली महेंद्रगढ़ में, ये आपका विश्वविद्यालय रहेगा। एक आपका आता है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय IGU यूनिवर्सिटी, जो आपकी मीरपुर रेवाड़ी में रहेगी। कहां पर है, मीरपुर रेवाड़ी में 2013 में स्थापना हुई थी। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा जब ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तो यहां पर क्या था, तो आप कहेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस था। जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसी का क्या था यहां पर है, तो आप कहेंगे सर इसका सैटेलाइट कैंपस हुआ करता था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के 2 सैटेलाइट कैंपस रहेंगे, एक रेवाड़ी में और दूसरा आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे जी दूसरा हमारा गुरुग्राम जिले में रहेगा। कहां पर है, गुरुग्राम जिले में। तो यूनिवर्सिटी बच गई, उसका अगले क्लास में कर लेंगे। चलो जी, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, कल इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन प्यारे साथियों आप ये कहेंगे कि कल आपने 1215 और 16 बताया था, तो इसमें से हम क्या सही करें, तो ध्यान रखेंगे HSC ने इसमें से जो सही मानना है वो 1215 मानना है। क्या 1215, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय किताबें हैं वो 1215-16 लिखती है। तो ध्यान रखेंगे तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में किसके बीच में, तो आप कहेंगे सर यल्दोज कुबाचा के बीच में, और दूसरे व्यक्ति थे इल्तुतमिश। ज्यादा समय यहां पर इस क्वेश्चन पे आप आज खराब करने वाले नहीं है, क्योंकि कल इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आजादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो मेरे को इस क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। तो देखो जी, विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है, ठीक है, जिसको एडम हाउस या अक्टरनोली हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल, ठीक है जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गिरिनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे गिरिनवुड बहुतकनीकी जो कॉलेज है ये आपका रणवार में रहेगा। कहां पर रहेगा, रणवार में रहेगा, ठीक है। नीलोखेड़ी में क्या है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर हरियाणा का पहला, प्रथम, ठीक है, प्रथम कहे या फिर हरियाणा का बड़ा कहे, या हरियाणा का पहला होगा तो पुराना भी होगा। क्या था, तो आप कहेंगे सर पॉलिटेक्निकल कॉलेज। क्या था, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा पॉलिटेक्निकल कॉलेज नीलोखेड़ी में खुला था। इस बात के बारे में मेरे भाई साहब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला सैनिक स्कूल भी 3 जुलाई 1961 को, 3 जुलाई 1961 को हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, और जो पहला सैनिक स्कूल है ये भी आपका कहां पर खुला था, तो आप कहेंगे सर ये पहला जो सैनिक स्कूल है ये हमारा कुंजपुरा में खुला था, ठीक है, कुंजपुरा। और कुंजपुरा कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर करनाल में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुंजपुरा जो रियासत हुआ करते थे पुराने समय में, इस रियासत की स्थापना किसने की थी, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1729 ईस्वी में निजाबत खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, निजाबत खान ने कुंजपुरा रियासत की स्थापना की थी। और हमारा जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो आपके सैनिकों की भूमि रेवाड़ी में खुला था। कहां पर, रेवाड़ी में खुला था। और यह सैनिक स्कूल आपका 2008 में खोला गया था, ठीक है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है करनाल में
के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला कहां पर लगता है। ठीक है, देखो जी, बाबा सिमरन दास के मेले की बात करें तो इस मेले को किसके नाम से जाना जाता है, कच्ची समाधि का मेला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो कच्ची समाधि का मेला भी कहा जाता है। और ये आपके इंद्री में लगता है, कहां पर, इंद्री में लगता है, इंद्री करनाल में लगता है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, समय बहुत ही कम बचा है हमारे पास, अगली क्लास भी आनी है। देखो जी मेरे भाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं अपनी, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। अब देखो जी, पांडु मेले की अगर बात की जाए तो ये मेला आपका पपहाना में लगता है। कहां पर, पपहाना में। अगर पराशर मेले की बात की जाए तो ये मेला आपका कहां पर लगेगा, तो आप कहेंगे सर तराउड़ी में। और ध्यान रखेंगे, तराउड़ी वो स्थान रहेगा जहां पर हरियाणा में सबसे उन्नत किस्म का क्या होता है, धान होता है, वो तराउड़ी में होता है। जबकि सबसे उन्नत किस्म का मशरूम आपके खुबड़ू गांव सोनीपत में उगाया जाता है। इस बात के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पराशर का मेला है ये तराउड़ी में लगता है। पराशर ऋषि महर्षि वेदव्यास के पिता हुए हैं, तो महर्षि वेदव्यास के जो पिता है उसी की याद में ये मेला लगता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, छड़ियों वाला मेला, छड़ियों का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है, तो प्यारे साथियों आप छड़ियों के मेले में आंसर करेंगे अमूपुर गांव, स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो अमूपुर गांव है ये करनाल जिले का गांव रहेगा। इसी गांव में छड़ियों का मेला लगता है। हरियाणा में मेलों का गांव किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर मेलों का गांव कहा जाता है सालवान गांव को। ठीक है, करनाल को। जबकि मंदिरों का गांव किसे कहा जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों मंदिरों का जो गांव है वो हरियाणा में बेरी गांव झज्जर को कहा जाता है। बेरी गांव झज्जर को मंदिरों का गांव कहा जाता है। एक हमारे पास आता है क्या, तो हमारे पास एक मेला लगता है भगत पूर्णमल का मेला। भगत पूर्णमल का मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है। और ये मेला जो लगता है ये आपका कासन गांव में लगता है। कहां पर लगता है, कासन गांव गुरुग्राम में लगता है। इस मेले को ध्यान रखेंगे। एक आपके पास शाह चोखा खोरी का मेला लगता है। शाह चोखा खोरी का मेला है, ये आपका खोरी गांव में लगता है। और ये गांव आपका गुरुग्राम जिले का गांव होगा। शाह चोखा खोरी का मेला है, मुस्लिम समाज के लिए प्रसिद्ध मेला होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हरियाणा में बुड्ढी तीज का मेला कहां पर लगता है, ठीक है, बुड्ढी तीज का मेला है ये हरियाणा में कहां पर लगता है, ये गुरुग्राम जिले में लगता है। ठीक है, बुद्धो माता अलदुर्गा गांव में लगता है। गांव का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, बुद्धो माता का मेला, ये मैंने लिख दिया है बुद्धो माता। ठीक है, तो बुद्धो माता का जो मेला है ये आपका कहां पर लगेगा, तो आप कहेंगे सर ये मुबारिकपुर गांव में लगेगा। कहां पर है, मुबारिकपुर गांव में लगता है, जो कि आपका गुरुग्राम जिले का क्या रहेगा, गांव रहेगा। ठीक है, यहीं पर लगता है बुद्धो माता का मेला। अगली क्लास में भी हम इन मेलों को पढ़ने का काम करेंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां पर खोला गया। देखो जी डाकघर की जो शुरुआत होती है शेरशाह सूरी के समय में होती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे हरियाणा में पहला क्या लगाया था, तो पहला जो जनता दरबार है वो कहां पर लगा था, 1857 की क्रांति के बाद। ध्यान रखेंगे 1860 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और इस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हरियाणा में पहला प्रथम जनता दरबार लगाया गया। और मेरे प्यारे प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे ये जो जनता दरबार है ये आपका कहां पर लगा था, अंबाला में लगा था। जबकि पहला जो डाकखाना है ये आपका कहां पर खुला था, करनाल जिले में खुला था। इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये क्वेश्चन वैसे अब बनेगा नहीं, उस समय पे ये आपका करनाल हुआ करता था। कौन सी करनाल की विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है कि जो हमारा करनाल है इसमें 5 विधानसभा सीट रहेंगी। तीनों करनाल की विधानसभा सीट है। चौथी विधानसभा सीट जो यहां पर आरक्षित है उसका नाम रहेगा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी करनाल की आरक्षित सीट है, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक करनाल के नाम से है जहां से स्वयं मनोहर लाल खट्टर विधायक रहेंगे। कहां से, करनाल से विधायक रहेंगे। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कल डिटेल से पढ़ा था, आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह आपका 1955 में कहां पर, करनाल में स्थापित हुआ था। उसके बाद गेहूं जीन बैंक, कल मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपसे। ये जो गेहूं जीन बैंक है ये आपका करनाल में रहेगा। ठीक है, DWR डॉक्टरेट जो व्हीट रिसर्च है इसकी स्थापना बताई थी 1978 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। CSSRI की स्थापना बताई थी 1969 में आपकी रहने वाली है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे,
निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल करनाल में स्थित है? भिंडावास आपका झज्जर में स्थित रहेगा, ब्लू बर्ड के नाम से है, ये आपका हिसार में स्थित रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओएसिस है ना, ये आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये करनाल में ही इसका आंसर आएगा, ओएसिस पर्यटक स्थल। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में पहला साइंस उद्यान कहां पे खुला था? तो ध्यान रखेंगे ये करनाल में खुला था। लेकिन एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपसे पूछ ले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये एचएससी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था डेट से, ये 2002 में स्थापित हुआ था। कहां पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहने वाला है। उसके बाद करनाल में मुख्य रूप से पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सी सलेट पत्थर और जो लोहा वगैरह है, ये हमारा कहां पर पाया जाता है? तो ये आपका महेंद्रगढ़ में, मतलब रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। चूना आपका रोहतक वगैरह में पाया जाता है। तो यहां पर क्या रहेगा आपका? सोरा रहेगा। क्या रहेगा? सोरा रहेगा। उसके बाद अगला आता है कि भाई जो हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? ठीक है भाई, तो इसी क्वेश्चन के साथ इसको आपने बताना है कमेंट में, ठीक है। बाकी क्लास को आपको 5 मिनट और वेट करना, आज कुछ मैं और चीज आपको बता के जाता हूं 5 मिनट, ठीक है। तो आप 5 मिनट और वेट करेंगे, 5 मिनट के बाद हम अपनी जो क्लास है इसको समाप्त कर देंगे। अब देखो जी, एक टॉपिक मैंने उठाया है कि आगे जो हमारे 6 से 7 दिन बच गए, क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है कि केवल हवाई की भाई क्या नाम है अपना जो थंबनेल उस पे कुछ लगाए और वो चीजें पूरी ना हो, ठीक है। जब मैंने ये बता दिया कि मैं जितनी भी क्लास से लूंगा, पहली क्लास से लेकर आपके एग्जाम तक पेपर वहीं से छपलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अपनी संडे को अपनी जो क्लास है वो करंट अफेयर की क्लास रहेगी और एक ही दिन में हम पूरा करंट अफेयर कर लेंगे। आपको संडे को क्लास अवश्य लेनी है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, जो संडे को करंट अफेयर की क्लास ली जाएगी उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप करंट अफेयर का रिवीजन कर सके, ठीक है। इसी प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी हम पढ़ने का काम करेंगे और कुछ चीजें छूट जाती है जो क्वेश्चनों से कवर नहीं होती, उन क्वेश्चनों को हम टॉपिक वाइज अब उठाना शुरू कर देते हैं। तो 5 से 7 मिनट हमारी लगने वाली है और 5 से 7 मिनट में हम इसको कर जाएंगे। हरियाणा के नामकरण से मेरे भाई क्वेश्चन आते हैं। किससे क्वेश्चन आते हैं? तो आप कहेंगे सर हरियाणा के नामकरण से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सबसे पहली जो बात है, आप बस मेरे साथ ध्यान पूर्वक सुनते जाइए, आपको जो चीजें हैं वो अपने आप याद होती चली जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस सुनना है। देखो जी, हरियाणा जो शब्द है वो आप सभी जानते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है और जो हरियाणा की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? देखो जी, हरियाणा को उत्पत्ति को वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाविस्फोट सिद्धांत आप पढ़ते हो, ठीक है। जबकि सृष्टिवाद नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो यह बताया जाता है कि भगवान जो ब्रह्मा है, ठीक है, उसी के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति की गई, उसी के द्वारा हरियाणा की भी उत्पत्ति की जाती है। अब देखो जो भगवान ब्रह्मा है उसका जन्म कैसे हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे कि एक बार जो भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। तभी उसकी नाभि से यानी कि उसकी सुंडी से एक हमारा कमल का जो फूल है वो प्रकट होता है और उसी फूल से जो भगवान ब्रह्मा है वो प्रकट हुए थे, वो उत्पन्न हुए थे। और उसके बाद जो भगवान विष्णु है उसी ने भगवान ब्रह्मा को तपस्या करने के लिए कहां पर भेज दिया था? तो आप कहेंगे सर कुरुक्षेत्र में भेज दिया था, ठीक है जी, कुरुक्षेत्र में भेज दिया था। इस प्रकार से अपने हरियाणा की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। लेकिन जो हरियाणा के नाम है वो हमें कहां कहां पर और किस किस रूप में देखने को मिलते हैं? देखो जी, सबसे पहले मैं बता दूं तो सबसे पहले हरियाणा की सर्वप्रथम भौगोलिक जानकारी, हरियाणा की सर्वप्रथम आपसे पूछा जाएगा भौगोलिक जानकारी। अब यहां से भाई साहब आप क्वेश्चन आ गया गलत करके आओगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन आज आपने हमारी क्लास ले ली और आपने हमारी क्लास ले ली तो ये कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। तो हरियाणा की जो पहली जो भौगोलिक जानकारी है वो आपको कहां से मिलती है? तो आप कहेंगे सर हरियाणा की हमारे पहली जो भौगोलिक जानकारी है वो मिलती है कहां से? तो हम कहेंगे ऋग्वेद से। कहां से मिलती है? तो ये ऋग्वेद से मिलती है। और मेरे प्यारे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, ऋग्वेद के जो हमारा 8वां मंडल है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का कौन सा 8वां आपका मंडल रहेगा, ठीक है। और 8वें मंडल में जो श्लोक रहेगा उस श्लोक की संख्या क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सर 25वां श्लोक रहेगा। और ऋचा संख्या नंबर क्या रहेगी? तो वो आपकी 22 रहेगी। यहां पर जो हरियाणा का नाम बताया है, ध्यान रखेंगे, यहां पर जो हरियाणा का नाम बताया है वो हम रजे हरियाणा या रजत हरियाणा के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेगा बताओ ऋग्वेदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे रजे हरियाणा। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के ये भी पूछ सकता है हरियाणा की सर्वप्रथम भौगोलिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप कहेंगे सर हमें मिलती है ऋग्वेद से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मनुस्मृति। क्या आता है? मनुस्मृति। एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया था, जो मनुस्मृति है वो किसके द्वारा लिखा गया था?
तो ध्यान रखेंगे ये मनु भगवान के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो मनु भगवान के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। और एक हमारा वेद आता है जिसका नाम है अथर्ववेद। दोनों चीजों को एक साथ ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों में ही हरियाणा का एक ही नाम है, और वो हरियाणा का नाम क्या है? भरमावरत। क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों? वो आपका भरमावत रहेगा। किसमें? तो आप कहेंगे जो हमारी मनु स्मृति और अथर्ववेद, इसमें हरियाणा का नाम भरमावरत है। क्या है? भरमावरत है। अब देखो ये जो भरमावरत है, यहां से आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ये जो भरमावर्त है ये हरियाणा का प्रथम पारदेशिक नाम रहेगा। क्या रहेगा? तो आप कहेंगे हरियाणा का पहला पारदेशिक है, ये क्या रहने वाला है? नाम रहने वाला है हरियाणा का पहला पारदेशिक नाम है, जो कि आपका क्या होगा? तो वो होगा आपका भरमावर्त। जबकि हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी ऋग्वेद से, ये कंफ्यूज अब आपका दूर हो चुका है। अब बात आती है कि जो भरमावर्त है, ये भरमावर्त किसको कहा जाता था? तो आप कहेंगे भरमावर्त दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता था। दो नदियों के बीच का क्या था? ये क्षेत्र था। अब बात आती है वो दो नदियां कौन कौन सी थी? तो एक नदी होगी हमारी सरस्वती, व दूसरी नदी कौन सी होगी? दरसदती, ठीक है। सरस्वती व दरसदती। ध्यान रखेंगे चेतांग नदी है, इसको भी दरसदती कहा जाता है, जबकि साबी नदी को भी दरसदती के नाम से पुराने समय में जाना जाता था। नदी के पढ़ेंगे तो इसको क्लियर कर देंगे। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाया? भरमावर्त कहलाया। अब थोड़ी सी मैं चर्चा आपको यहां पर दे देता हूं, किसके बारे में? सरस्वती नदी के बारे में, ठीक है। सरस्वती नदी, देखो जी ये सरस्वती नदी है, ये जो है यहीं पर हमारी किसकी रचना हुई थी? तो आप कहेंगे महाभारत महापुराण की रचना हुई थी, ठीक है। या महाभारत महाकाव्य है, ये इसी नदी के किनारे लिखने का काम किया था। और ये महाकाव्य महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया था। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान रखेंगे, इसका जो लेखन कार्य है वो श्री गणेश जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्री गणेश जी के द्वारा किया गया था। मैं यहां से बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूं आपको, कि ये जो हमारी सरस्वती नदी है, इसको पुराने समय में नदीतमा भी कहा जाता था। क्या? नदीतमा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसी को उरुस्वती, ठीक है, या फिर अनवक्ती, ठीक है, अनवती, ठीक है, अनवती, या फिर उदक्ती, उदक्ती, ठीक है। तो ये जो नाम है ये भी किसके हो जाएंगे? सरस्वती नदी के हो जाएंगे। लेकिन बात हमारी ये आती है कि ये जो सरस्वती नदी है, इसको हमारे पुराणों में वाणी की देवी भी कहा जाता है। क्या? वाणी की जो देवी है वो भी कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर ब्राह्मण जो हमारे ग्रंथ हुए उसमें इसको वाणी की देवी के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये जो सरस्वती नदी है ये आज के दिन विलुप्त हो चुकी है, और इसकी खुदाई वगैरह का काम चल रहा है, वो अलग बात है जिसको हम चर्चा कर लेंगे। अब ये विलुप्त होने के पीछे रीजन क्या था? तो बताया जाता है कि महर्षि वेदव्यास जब इसकी रचना कर रहे थे, ठीक है, किसकी? तो आप कहेंगे जब महाभारत की रचना हो रही थी और लेखन कार्य है वो किसके द्वारा? श्री गणेश जी के द्वारा किया जा रहा था। तो उस समय पे इस नदी में उबाड़ ज्यादा था, उफान ज्यादा था, और ये जो नदी है इसके उफान से कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है महर्षि वेदव्यास का भंग हो रहा था। और महर्षि वेदव्यास को गुस्सा आ गया और उसने इसको श्राप दे दिया कि भाई आने वाले समय में आप क्या हो जाएंगे? तो आपका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से सरस्वती नदी महर्षि वेदव्यास ऋषि के श्राप से समाप्त हो गई। और ध्यान रखेंगे ये कहां पर, किस मरुस्थल में जाके विलुप्त होती है? तो ध्यान रखेंगे वो मरुस्थल का नाम होगा क्या? विनसन मरुस्थल। कौन सा? विनसन, या फिर उपमजना के नाम से आप ध्यान रखेंगे। इस मरुस्थल में जाके जो ये नदी है ये आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको पता है हरियाणा की धरती के ऊपर वेद और पुराणों की रचना की गई, तो हरियाणा को हम देवभूमि के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बात आती है उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। देखो जी उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो हरियाणा को मध्यमा कहा जाता था। क्या? मध्यमा या मध्य क्षेत्र के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है। कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। फिर हमारे पास काल आया महाभारत काल, ठीक है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? तो आप कहेंगे सर बहुधान्यक के नाम से जाना गया। किसके नाम से? बहुधान्यक के नाम से जाना गया। अब देखो इसको बहुधान्यक है, बहुधान्यक प्रदेश है, ये क्यों कहा गया? क्योंकि भाई आर्यवंशी जो कुरु हुए हैं, कुरुओं के द्वारा सबसे पहले जो अपने हरियाणा है इसमें 48 कोस की जो भूमि है उसको खोदने का काम किया गया। कुरुक्षेत्र के आसपास का 48 कोस का जो क्षेत्र है, ठीक है, वही हमारा बहुधान्यक रहेगा। और यह भी पूछा जाता है कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? तो वो आदि रूपा कहलाती है।
तो हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्य कहा गया, ठीक है, क्योंकि कुरुओं के द्वारा सबसे पहले हरियाणा की इस धरती पर हल चलाने का क्या किया गया था, काम किया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा यहां से बनता है कि हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत कब हुई थी। हरियाणा में कृषि युग की जो शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर जो महाभारत काल था इसी से हरियाणा में किसकी शुरुआत हो जाती है, कृषि युग की शुरुआत हो जाती है, कुरुओं द्वारा ये जो है ये आपकी भूमि उपजाई जाती है। उसके बाद आता है वामन पुराण। हमारे पास कौन सा पुराण आता है, तो आप कहेंगे सर वामन पुराण। और वामन पुराण की अगर बात करूं तो इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे सर हरियाणा को हरियाला के नाम से जाना गया है, ठीक है, वामन पुराण में। और ध्यान रखेंगे बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन अपने यहां से निकाल लेंगे। वामन पुराण में हरियाणा में 7 जंगलों का वर्णन मिलता है। कौन से जंगलों का, 7 जंगलों का वर्णन मिलता है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा में जो 7 जंगल है इसमें सबसे पहले जिस जंगल को खोदा गया था, जिसपे हल चलाने का काम किया गया था, वो कौन सा वन था, तो आप कहेंगे सर द्वैत वन। ठीक है, ये जो द्वैत वन है यहीं पर सर्वप्रथम हल चलाया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम यहीं पर हल चलाया गया था। और नदी कितनी हो जाएंगे, तो वामन पुराण में हरियाणा में 9 नदियों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद वर्धन काल आया, जिसमें आप सभी जानते हैं कि वर्धन काल में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद हुआ है। क्या हुआ है, श्रीकंठ जनपद हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है 9वीं सदी का सकंद पुराण। ठीक है, तो 9वीं सदी है, इसी 9वीं सदी का क्या आता है, सकंद पुराण आता है। और इस सकंद पुराण में हरियाणा का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हरियाणा का नाम यहां पर रहने वाला है हमारा हरियाला। ठीक है जी, हरियाणा का नाम यहां पर भी क्या रहेगा आपका, तो यहां पर भी वामन पुराण और सकंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद आता है 10वीं सदी। और 10वीं सदी में क्या आया, तो आप कहेंगे पुष्यप दंत पुराण। ठीक है, पुष्यप दंत पुराण। और ये जो पुष्यप दंत पुराण है इसमें हरियाणा का नाम है ये आपका क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे सर ये हरियाणाऊ रहेगा। क्या रहेगा, तो यहां पर हरियाणा का नाम है ये हरियाणाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणाऊ हरियाणा का नाम रहेगा। फिर बात आती है 1327 का तोमर अभिलेख है। और 1327 का जो तोमर अभिलेख है इसमें हरियाणा का क्या नाम बताया है, तो आप कहेंगे सर इसमें हरियाणा का नाम हरियाणा बताया है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा जो शब्द देने का काम किया था वो 12वीं सदी में विबुध श्रीधर ने किया था। किसने, विबुध श्रीधर ने इस शब्द को देने का काम किया था जो आपका हरियाणा शब्द है। ठीक है, 12वीं सदी में। तो 1327 में तोमर अभिलेख में इसका नाम क्या हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ध्यान रखेंगे 1328 का मोहम्मद बिन तुगलक का एक अभिलेख है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो अभिलेख है इस अभिलेख में हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा है। क्या कहा है, तो हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा है। ठीक है जी, ये किसको, हरियाणा को। उसके बाद एक आता हमारे पास लाडनू अभिलेख। ठीक है, जो कि हमें कहां से मिला है, तो आप कहेंगे सर ये अभिलेख हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो हरियाणा है इसकी राजधानी क्या बताई है, दिल्ली बताई है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आप कंफ्यूज कतई भी ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है बिजोलिया अभिलेख। कौन सा, तो ये आगा आपका बिजोलिया अभिलेख। और बिजोलिया अभिलेख की मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों बात की जाए तो ये आपका हरितानक रहेगा। क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा का नाम है हरितानक। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है, तो डॉक्टर जो एच.आर. गुप्ता हुए हैं इसने हरियाणा को आर्यों की भूमि कहा है, यानी कि आर्यना कहा है। हरियाणा का नाम आर्यना किसने कहा है, तो वो डॉक्टर जो एच.आर. गुप्ता हुए हैं उसी ने कहा है। ठीक है जी, श्री कृष्ण ने आपको पता ही है हरना या लूटना कहा है। ठीक है, उसके बाद बात आता है डॉक्टर बुद्ध, जो आपके क्या नाम, बुद्ध प्रकाश होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक डॉक्टर क्या हुए हैं, तो उसका नाम होगा बुद्ध प्रकाश। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा का नाम है हबीरयाना बताया है। क्या बताया है, हबीरयाना बताया है हरियाणा का नाम, यानी कि हबीर, हबीर का मतलब होता है हईर। ठीक है, तो हबीर या हईर। उसके बाद आता है राहुल सांस्कृत्यान। क्या, राहुल सांस्कृत्यान। और ये जो राहुल सांस्कृत्यान हुए हैं इसने जो हरियाणा का नाम बताया है हरिधान्यकीय। ठीक है, हरिधान्यकीय जो नाम है ये हरियाणा का नाम है, ये देने का काम किया है। उसके बाद आता है कौन सा, यदुनाथ सरकार। और यदुनाथ सरकार है इसने हरियाणा का नाम क्या बताया है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हरियाणा का नाम बताया इसने क्या, तो आप कहेंगे सर हरियाला। अब हरियाणा का नाम
हरियाला 3 जगह पे, वामन पुराण में, इसके बाद 9वीं सदी के स्कंद पुराण में यदुनाथ सरकार ने। ठीक है भाई, हरिधान्य जो कहा है वो राहुल सांस्कृत्यान ने, हबीरयाना जो कहा है बुद्ध प्रकाश ने, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे हमारी 10वीं सदी में हरियाणाऊ के नाम से जाना गया है। 1327 का तोमर अभिलेख हरियाणा का वर्णन करता है। 1328 का मोहम्मद बिन तुगलक का अभिलेख धरती का स्वर्ग बताता है। बिजोलिया अभिलेख हरितानक बताता है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता आर्यना या आर्यों की भूमि कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में मध्यमा के नाम से जाना गया। महाभारत काल में बहुधान्य कहा गया। इसके अलावा वामन पुराण में हरियाला बताई दिया आपसे। और हमारे पास आता है कौन सा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी ऋग्वेद में रजे हरियाणा, जबकि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम भरमावरत हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी। ठीक है, क्लास में याद होगी, क्योंकि हमने इसी तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट डे जो क्लास आएगी वो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा से भरी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि यही चीज हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो हम केवल और केवल कंटेंट देने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि आपको यहीं पर क्लास में ही जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। और बहुत अच्छी चीज मैं बहुत जल्द आपके जितना जितना पेपर नजदीक आएगा बहुत अच्छी जो चीज है वो लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया संडे को जो क्लास है वो हमारी तकरीबन 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम हरियाणा का सारा जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं कल एक नई एनर्जी और उसके बाद बेहतर उत्साह के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।